हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो कैसे हो दोस्तों यार आप लोग। और इस समय तो जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है वैसे जेई मेंस वालों को तो टाइम ऑलरेडी पास आ चुका है बॉस, ठीक है। तो मिशन पे आप लगे होंगे शिद्दत के साथ, बेहतरीन तरीके से, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वैसे ही नीट वालों आप लोगों का भी टाइम धीरे धीरे पास आ रहा है, तो आप बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहना। इस समय टाइम वेस्ट मत करना यार, है ना। कहीं भी ऐ में ही अपना टाइम किसी को मत देना। इस समय जो टाइम है ना आपका, ये बहुत गोल्डन टाइम है। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे काफी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। व्हाट इज दैट सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, देखो देखो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो होप सो कि आप सबने रिवाइज कर रखी है, आप सबको पता है। उतना टाइम भी नहीं है तो हम मेन कंसेप्ट पे ही फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है। समझ गए आप? ठीक है, तो यार बढ़िया से आप मेहनत करते रहना, ठीक है। तो व्हाट इज दैट सर? तो सबसे पहले हम बात करूंगा पॉइंट नंबर 1, कूलम्ब्स फोर्स और कूलम्ब्स लॉ जो होता है उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारे एग्जाम में देखा गया कि एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमेशा पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे दोस्तों कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। और ये तो बिल्कुल सपनों में आता है, हम सबको आता है, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है, इसको अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना सीखना है। मेन ये है कि सर इसका यूज करके क्वेश्चंस कैसे क्रैक किए जाते हैं। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम आज क्वेश्चंस पे यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा कंसेप्ट हम सबने पढ़ी रखे हैं, फॉर्मूलेज वगैरह आपको पता ही होंगे ऑब्वियसली। फिर भी मैं डिस्कशन तो जरूर करूंगा, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने ये आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहले देखो बेसिक सा जो पॉइंट है उस पर फोकस कर लेते हैं। व्हाट इज दैट सर? यार अगर आपके पास कहीं पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और उससे किसी दूसरी सर्टेन डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2, इसके रिगार्डिंग कितने कंसेप्ट यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान से देखेंगे। छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है यार, इसी का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? देखो ये जो चार्ज है, आपको पता है चार्ज मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं, प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करते हैं। मैं मान रहा हूँ ये आपको आता है, ठीक है। तो यार लेट्स सी मैंने मान लिया दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, और इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप अपने दिमाग में मान के चले, कूलम्ब्स लॉ जो होता है ये वैलिड होता है रेस्ट चार्ज के लिए, एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे होंगे, और पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। मतलब ये छोटी छोटी बातें आपको, मगर खोटी खोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसने बोला, कूलम्ब साहब ने बोला कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, जो फोर्स ये एक दूसरे पे एक्ट करेंगे वो उसी लाइन के अलोंग होगा। ये आप समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब इन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो यहाँ पे हम एयर मान के चल रहे हैं, वैक्यूम मान के चल रहे हैं। इनिशियली देयर इज नो मीडियम बिटवीन दीज टू चार्ज, क्लियर। तो क्या करेंगे सर? तो हमें पता है ये वाला जो चार्ज है जब इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो रिपेल करेगा, क्योंकि ये सेम नेचर के हैं। तो भाई किस पे अप्लाई हो रहा है फोर्स? 2 लिख लो पहले। किसने अप्लाई किया? 1 लिख लो। डायरेक्शन ये इधर को, ठीक है। सिमिलरली ये वाला चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई कर देगा तो उसकी डायरेक्शन इधर जाएगी सर, 1 पे 2 अप्लाई करेगा, है ना। ये देखो हम सबको पता है कि सर हम ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते हैं, बट क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करना है ये सिखाऊंगा ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने आर मानी है, पॉइंट चार्ज है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों के बीच ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता है, एक इनमें से कोई चार्ज नेगेटिव होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती है, टुवर्ड्स बोथ चार्ज हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाता है। अभी ये रिपल्सिव फोर्स है। तो कूलम्ब साहब ने बोला कि ये जो फोर्स है वी कैन कैलकुलेट, इसने इस पे अप्लाई किया या इसने इस पे अप्लाई किया, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहने वाला है। उन्होंने बोला ये म्यूचुअल फोर्स होता है, ये दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए दोनों की वजह से होता है, ठीक है। ये वैल्यू या ये, इसने इस पे अप्लाई किया या इसने, दोनों सेम ही रहता है, सिंपल। तो सिंपली यू कैन राइट दिस इज एफ। अगर इन दोनों की वैल्यू कुछ है सेम, वो एफ मान ली। और एफ को आप निकालते थे कैसे भाई? के दोनों का प्रोडक्ट लेते थे। बस ध्यान ये रखना है अगर इनमें से कोई माइनस भी होगा तो भी उसको प्लस ही लेना है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सर ये तब है जब इनके बीच में कोई मीडियम यहाँ पे प्लेस नहीं करा गया है, एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद द मैग्नीट्यूड पुट करना है। साइन अगर सपोज करो यहाँ पे दे दिया -10 माइक्रोकूलम, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, तो इनके बीच का जो फोर्स आएगा हम लेंगे के, इसको मान लो फर्स्ट चार्ज 10 लेना है, इंटू
2 लेना है, ठीक है, और डिवाइड में जो भी डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर करना है, और ये यूनिट वगैरह जो भी आप यूज करोगे तो कर ही सकते हो। कहने का मेरा मतलब आप माइनस साइन यहाँ यूज नहीं करोगे, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे अट्रैक्शन को बताने के लिए यूज हो जाता है कि इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा सर ठीक है, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे सर, बस यही ध्यान रखना है कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी, या तो अवे या टुवर्ड्स, है ना, सिंपल, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर उसने क्या किया इन दोनों चार्ज के बीच में, लेट्स ये Q1 है और दोस्तों ये Q2 है, कोई मीडियम फिल कर दिया इस पूरे स्पेस में, कोई मीडियम फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, कम ऑन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और अब आपसे चार्ज फोर्स पूछा जा रहा है। तो याद रखना अब जो फोर्स यहाँ पे एक्ट करेंगे एक दूसरे पे, वो फोर्स मीडियम की प्रेजेंस में होएगा, वो ओरिजिनल जो फोर्स है जब यहाँ पे एयर थी उसको F0 मान लो कुछ, ठीक है ना, तो F0 बाई K टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आगे काम आएगा। छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चंस कैसे करने हैं, मेन तो वही है कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। तो यार कूलम्ब्स लॉ में हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वास्ते, ठीक है। उसने बोला लेट्स सी, ठीक है, उसने बोला अलोंग द एक्स एक्सिस देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस कैप्ड ऑन द एक्स एक्सिस अप टू इन्फिनिटी। लेट्स सी यहाँ पे रखा है 2 माइक्रोकूलम, फिर यहाँ पे रखा है 2 माइक्रोकूलम, फिर अगेन रखा है 2 माइक्रोकूलम, मतलब ईच चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम एंड अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक ये रखे गए हैं, इन्फिनिटी तक याद आ गया होगा, ठीक है। उसने बोला इसके ऑरिजिन पे यानी x0 पे एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, 1 माइक्रोकूलम, और जो ये पहला चार्ज है ये इससे डिस्टेंस अवे है 2 मीटर, और दूसरी डिस्टेंस है यहाँ पे 2 मीटर, सॉरी ये 1 ये 2, और ये वाला ओरिजिन से रखा है 4 मीटर पे, नेक्स्ट वाला जो रखा हुआ है यहाँ से दैट इज 8 मीटर एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये इस तरीके से आप जितने भी चार्ज होंगे उनकी डिस्टेंस इस तरीके से वैरी कर रही है, ठीक है। तो फाइंड नेट फोर्स, आपसे पूछेगा फाइंड नेट फोर्स एट 1 माइक्रोकूलम कैप्ड एट ओरिजिन, जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है ना, विच इज कैप्ड एट ओरिजिन। देख लो आप, ये ओरिजिन पे रखा है, x0 पे रखा है 1 माइक्रोकूलम, और इस पे इन सारे चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस होते हैं, ध्यान रखियो बॉस, ठीक है। तो यार कैसे करेंगे सर, देखो बिल्कुल सिंपली अप्लाई करेंगे। हमने अभी देखा था कि किसी चार्ज की वजह से किसी दूसरे चार्ज पे जब फोर्स निकालना होता है तो ऑब्वियसली कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, बट अगर नंबर ऑफ चार्ज अगर वहां होते हैं तो सबका रिजल्टेंट लेना है ना। अब यहाँ देखेंगे यहाँ तो इन्फिनिटी तक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फिनिटी तक, तो पता क्या करो, इसको फर्स्ट मान लो, सपोज करो फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, और इन्फिनिटी तक जा रहा है ये नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस पे निकालना है नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स विच इज कैप्ड एट ओरिजिन, नेट फोर्स। तो पहले की वजह से देखते हैं डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अब मैटर करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो भाई, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और जो ओरिजिन पर रखा है वो भी पॉजिटिव है, तो ये वाला जब इसमें फोर्स अप्लाई करेगा रिपेल करेगा, इधर जाएगा, रिपेल करेगा कि नहीं, ये भी प्लस है सर, ये भी रिपेल करेगा, इसका भी इधर जाएगा, ठीक है, और ये सब प्लस है, देखो सबका इधर जाएगा, F3 भी F4 भी, एंड कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, समझ गए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ओरिजिन पे जो नेट फोर्स आएगा, क्योंकि ये सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो वी कैन ऐड देम डायरेक्टली, जब all the forces acting in a same direction and to find the resultant of all the forces we can add them, okay, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, देखो सबको निकाल लेते हैं, पहले F1 निकालते हैं, यानी इसका फोर्स इस पे। तो फॉर्मूला क्या होता था, आपको सबको पता है, फॉर्मूला होता है Q1 Q2 ओवर R², भाई यही होता है ना फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम। तो हम लिखेंगे Q1 कितना है सर, 2 है, Q2 इसको देखो जब इसको आप Q1 मान रहे हैं तो उसको Q2 मानना है जिसमें फोर्स निकालना है, फिर इसकी वजह से निकालोगे तो इसको Q1 मान लेंगे, इसको Q2, समझ गए, ठीक है। तो ये 1 आएगा, और सर माइक्रोकूलम भी तो है, तो 10⁻12 आप ले सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस क्या है सर, देखो यहां से यहां तक इनके बीच की डिस्टेंस है, इसकी और इसके बीच की 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस F2 निकालो, K इंटू इसका चार्ज है 2 इंटू 10⁻6, और इसका है 1 इंटू 10⁻6, और डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा बॉस, ठीक है। फिर K इंटू नेक्स्ट का चार्ज, थर्ड वाले का भी 2 ही है, 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6, और डिस्टेंस है इसकी और इसके बीच 1 मिनट, 4 मीटर है, ध्यान से देखना 4 मीटर है, ठीक है।
तो 4 का स्क्वायर, और ये सिलसिला आगे ऐसे ही चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक एडिशन होगा। ध्यान से समझना, चूंकि इन्फिनिटी तक एडिशन हो रहा है इसलिए आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना है, एफ नॉट इक्वल टू, देखो यहां से कॉमन ले लो जो ले सकते हो, ऊपर से 2k इंटू 10⁻12 सब में से कॉमन आएगा, इसमें से भी, इसमें से भी, सब में से देख लो आप। यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 16, और इससे आगे 8 आएगा, देखो 8, तो बचेगा 64 एंड अप टू इन्फिनिटी। समझ गए। अब आपके पास समस्या क्या आएगी, हाउ टू ऐड दीज नंबर्स, इनको कैसे ऐड करें। तो सर नेट रिजल्टेंट तो आ चुका है, बट इनको कैसे ऐड करें, इनका सम कैसे निकाले, क्योंकि ये जो सम है ना ये इन्फिनिटी तक है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी इस तरीके का समेशन आए जो इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, तो वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंस और अगर मैं नीट की बात करूं खासकर, तो उनमें 100% चांस होता है कि वो जीपी ही बनाएगा, है ना, आईटी को छोड़ के जीपी ही बनाएगा। तो फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये जो इस सीरीज का जो सेकंड टर्म है, ये है सेकंड टर्म, और ये है सीरीज का फर्स्ट टर्म, ठीक है। हाँ, फिर ये नेक्स्ट, इसके लिए ये सेकंड हो जाएगा, इसके लिए ये सेकंड हो जाएगा। आप इसको इससे डिवाइड करके देखो, देखो 1/4 को 1 से डिवाइड करो तो 1/4 आ रहा है। फिर इसका सेकंड टर्म ये है 1/16, 1/16 को 1/4 से डिवाइड करो तो भी 1/4 आएगा, और ये ऐसे ही रिपीटिशन चल रहा है। मतलब इनका जो रेशियो है ना वो कॉमन है, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो कॉमन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं जीपी, है ना। ये एक जीपी सीरीज है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो जब भी वो इन्फिनिटी तक होती है जीपी सीरीज, तो आप क्या करेंगे, इसका जो सम होगा इन सारे नंबर्स का आप निकालेंगे, इनका सम ऑफ द सीरीज विच इज अप टू इन्फिनिटी, वी कैन कैलकुलेट a/1 - r, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप। दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज। तो नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं, कैसे सर, 2k इंटू 10⁻12, और इसकी जगह लिखेंगे फॉर्मूला a/1 - r। तो सर a क्या है, फर्स्ट टर्म है सीरीज का जो फर्स्ट टर्म यूज हो रहा है, और r है कॉमन रेशियो जो आ रहा है, कॉमन दो को दूसरे को पहले से डिवाइड करके जो आ रहा है वो कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो आ रहा है 1/4, मतलब ये जो सेकंड टर्म है ये हमेशा कॉमन रेशियो होगा, फर्स्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म ही है ऑब्वियसली 1। तो a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1/4 है, पुट कर दो यार। तो f नॉट आएगा, देखो 2k 10⁻12, और ये आ रहा है आपके पास व्हाट इज 1 -1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, 4 ऊपर जाएगा तो 8k, है ना, और बाई 3 इंटू 10⁻12, इतना न्यूटन। k की वैल्यू पुट कर देना, अगर ऑप्शन में होगा पॉइंट्स में वैल्यूज, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, इसको पुट कर देना, सॉल्व कर लेना। एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो, मस्त तरीके से। और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, चूंकि हम केवल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो डोंट वरी बॉस, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। इस समय बस आप सीखो, जो सीखो परफेक्ट तरीके से सीखो, वो आपको आना चाहिए। बस वीडियो वॉच करने के लिए नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस लूंगा बेहतरीन तरीके से, जिनको हम सॉल्व करेंगे इस कंसेप्ट का यूज करके। कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि वो सब ये क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, आपका और बेहतरीन तरीके से हर टाइप के कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाने वाले हैं, फोर्स से रिलेटेड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप पढ़ लो, देखो ध्यान से, बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को कैसे करके आओगे, क्वेश्चन है क्या, अप्रोच कैसे करना है, बस फोर्स को अप्लाई करना आना चाहिए। देखो भाई क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक पे चार्ज है प्लस क्यू, एक पे है माइनस क्यू, ठीक है सर। इनके बीच में जो इनिशियली फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये प्लस है माइनस, प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और इनके बीच में जो फोर्स है इनिशियली वो F है, यानी इनिशियल फोर्स इनके बीच में F है, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया इफ 25% चार्ज फ्रॉम A ट्रांसफर्ड टू B, अगर इससे 25% इसको दे दिया जाए, 25% चार्ज ऑफ A अगर इसको दे दिया जाए, तो बताओ नया फोर्स इनके बीच में अब क्या होगा, व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन देम, है ना। तो मैं लिखूंगा A, और नेक्स्ट कंडीशन बना लो ना B, आराम से करेंगे, ठीक है। इस पे चार्ज कितना था पहले Q, इसका 25% इस पे चला गया, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 इंटू किसका, Q का, यानी Q/4 आएगा ना, 25% है ना, तो 1/4 चार्ज आपने इसको दे दिया, तो इससे कम हो गया होगा। इससे कितना कम हो गया होगा सर, Q पहले था माइनस Q/4, इससे ट्रांसफर हुआ है, तो बचेगा 3Q/4, और इसके पास एडिशनल कितना हो गया, पहले कितना था माइनस Q, अब कितना आ गया Q/4, तो -3Q/4, समझ गए। तो इस पे नेगेटिव में उतना हो गया, इस पे पॉजिटिव में इतना हो गया,
मतलब इस पे चार्ज आ गया 3q/4 और इस पे आ गया -3q/4। इंटरेस्टिंग ना। डिस्टेंस वही है दोनों के बीच। अब बोल रहे हैं इनके बीच नया फोर्स बताओ। अभी भी देखो प्लस माइनस है, अट्रैक्ट करेंगे ये इसको ये इसको। सपोज करो इनके बीच है F2 फोर्स, निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/r²) एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 विद द पॉजिटिव साइन, मैग्नीट्यूड। क्लियर क्लियर क्लियर। तो क्या करेंगे सर, देखो Q1 कितना है सर, ये रहा 3q/4, Q2 कितना है सर 3q/4 ही है मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस एज इट इज रहेगी। तो F2 कितना आ गया सर, देख लो बॉस 339/16 Kq²/r²। ये किसकी वैल्यू है अगर देखा जाए? हमने ये आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल फोर्स। अगर मैं यहाँ इनिशियल फोर्स निकालूं F, तो कितना आएगा K Q इंटू Q का स्क्वायर ओवर R²। मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह देखो, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं F। तो आंसर आ गया 9/16 इंटू F। तो जो नेक्स्ट फोर्स होगा ना चार्ज को ट्रांसफर करने के बाद, इनके बीच में इतना हो जाएगा, कम हो जाएगा ना पहले से, पहले के कंपैरेटिवली कम हो गया। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अभी करेंगे और भी करेंगे डिफरेंट वैरायटी। ओके बॉस, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको जैसे ही बता रहा हूँ कि आपका फोर्स का बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा इन सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन करने के साथ साथ। ओके, तो ध्यान से देखते रहना मस्त तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया आप देख लो। क्वेश्चन में बोला गया दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, दोनों सेम ही है। उसने अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे दोनों सेम ही है, ये Q और ये Q, तो ये एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज F। तो ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है, तो ये इधर को अप्लाई कर देगा, ये इधर को अप्लाई कर देगा। तो देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम, दैट इज द रिपल्सिव फोर्स बिकॉज ऑफ साइन ऑफ बोथ चार्जेस सेम। आगे हमें क्या पूछा है, इफ अ थर्ड चार्ज विच इज अगर एक थर्ड चार्ज लो, इनके बीच की डिस्टेंस है ये, और इनके मिड पॉइंट पे एक थर्ड चार्ज है कोई Q/4, मतलब इन्हीं चार्ज के मैग्नीट्यूड की 1/4 वैल्यू है उसकी Q/4 और उनके मिड पॉइंट पे रख दिया जाए। ठीक है, उसने बोला इफ ए अनदर थर्ड चार्ज इज कैप्ट एट द मिड पॉइंट that is Q/4, है ना, the magnitude of charge is Q/4, then what is the force between them? Now इनके बीच अब ऐसा करने से क्या फोर्स होगा? जब ये नहीं था तब फोर्स F था, इनके बीच इनिशियल जो फोर्स था वो F था। समझ गए आप? उसने बोला कि अगर दोनों के बीच में मैं एक थर्ड चार्ज यहाँ पे कैप्ट कर दूं तो बताओ इनके बीच में कितना फोर्स होगा अब इन दोनों के इन बिटवीन। नाउ व्हाट इज द न्यू फोर्स? इसकी प्रेजेंस में ध्यान से समझना, वो अभी भी यही पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में इसको रखने के बाद कितना फोर्स होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो ये नहीं पूछ रहा है कि किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा या इस पे इसको रखने के बाद, ये नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि जब ये नहीं था तो फोर्स था F, अब इसको रख दिया तो अभी भी बताओ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा। तो 1 और 2 के बीच में जो भी फोर्स होगा, अगर इसको मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, अभी भी F ही होगा। नो इफेक्ट ऑफ Q/4। इसका कोई इस पे फर्क पड़ेगा इच नहीं, बिकॉज ऑफ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 1 and 2। इनके बिटवीन हम फोर्स निकालें और फोर्स दोनों के चार्ज पे ही डिपेंड करेगा, किसी अदर चार्ज की प्रेजेंस से उस पर कोई फर्क पड़ने का इच नहीं। बट हाँ, अगर वो ये बोलता है कि इन दोनों में से किसी एक पे इसको प्लेस करने के बाद नेट फोर्स बताओ अब कितना होगा, तो चेंज हो जाएगा, है ना, तब तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। अगर इस पे निकालना है तो पहले ये अकेला अप्लाई कर रहा था, अब ये भी करेगा, तो उस पे नेट फोर्स अब चेंज हो जाएगा, एफ की कंपैरेटिवली कुछ और आएगा। बट अगर पूछे इनके बीच में, वो केवल इनके चार्ज पे डिपेंड करता है, फोर्स केवल इनके चार्ज पे डिपेंड करेगा, थर्ड चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस एंड दिस, सो इट विल रिमेन सेम। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज यूज करके आप ध्यान से सीख के जाना बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक और करेंगे डिस्कस, टेंशन मत लो। ओके, एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यार, आप ध्यान से पढ़ो, आराम से देखो, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी वेरी क्विकली। ओके, विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन, विदाउट एनी मिस्टेक। अगर कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो भाई फोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, कैसे सर? देखो, उसने बोला कि फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग, उसने बोला फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज Q, कैपिटल Q, ये जो यहाँ पे रखा है एक्स एक्सिस पे, इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो इस पे नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, इसको छोड़ के जो रिमेनिंग चार्ज है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये Q1 है और ये Q2 है, ये दोनों इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो पूछ रहा है कि नेट फोर्स कितना होगा एंड हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो भाई हम क्या करने वाले हैं, देखो,
ठीक है, ये Q है 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस गिवन है 0.5 मीटर, और ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस इस चार्ज की Q की ये भी गिवन है 0.4 मीटर, और ये डिस्टेंस 0.3 है, ये भी 0.3। अगर पाइथागोरस आप यूज करोगे परपेंडिकुलर तो ये भी 0.5 मीटर होगी, है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। उसने ये कुछ एंगल दे रखा है यहाँ पे अल्फा। तो भाई पता है क्या करना, देखो सबसे पहले इस पे फोर्स निकालते हैं। जब ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा तो मैंने बोला था फोर्स हमेशा दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ही है। तो फोर्स ये जब इसमें फोर्स अप्लाई करेगा रिपेल करेगा, क्योंकि प्लस प्लस है, इधर जाएगा। मान लिया F1, लेट अस सी F1। सिमिलरली ये भी प्लस, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे इधर फोर्स आएगा F2। ये दोनों चार्ज सेम है, देखो दोनों चार्ज सेम है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी सेम है। तो जो F1 की वैल्यू आएगी ना वही F2 की होगी। कितनी सर? K, इसका चार्ज है 2 इंटू -6, और इसका चार्ज है 4 इंटू -6, ओवर बीच की डिस्टेंस है 0.5 का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, ठीक है सर। अब लेकिन ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। तो ये जो चार्ज फोर्स इस पॉइंट पे लग रहे हैं ना, ये किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। तो देख लो ये वाला जो है, ये वाला इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट इधर जाएगा बॉस? F1 cos अल्फा, और इसका कौन सा कंपोनेंट इधर जाएगा? चूंकि ये इसके साथ एंगल बना रहा है, F2 cos अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट इसका इधर जाएगा F2 sin अल्फा, और इसका इधर जाएगा F1 sin अल्फा। ये कंपोनेंट अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि फोर्स सेम है। तो वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस चार्ज पे। तो सारे फोर्स देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर है F1 cos अल्फा, और एक और इधर है F2 cos अल्फा। तो इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट मान लो आप P, नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स इस पे हो जाएगा F1 cos अल्फा प्लस F2 cos अल्फा। नाउ यू कैन सी ये दोनों तो सेम ही है F1 F2, तो यू कैन राइट 2 F1 cos अल्फा, है ना, 2 टाइम्स लिख सकता हूँ ना मैं। तो नेट फोर्स एट पॉइंट P वी कैन राइट, देखो भाई 2 F1 कितना है सर, वहां से पुट करो, देखो 2K इंटू 4, देखो ना ये 2 इंटू 4 दैट इज 8, तो 8 लिख लो, 8K 10⁻⁻12 ओवर 0.5 का होल स्क्वायर इंटू कॉज अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉज अल्फा निकाल लो, इस ट्राइंगल से निकाल लो, देखो तो कॉज अल्फा कितना आएगा सर? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 0.4 बाई 0.5 यानी 4/5। तो जस्ट पुट 4/5, सॉल्व कर लेना बॉस, सिंपल है, सॉल्व कर लेना। ये 8 है और K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो FP आएगा 0.46 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो तो दिख भी रहा है। नेट फोर्स इधर को जा रहा है और इधर होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आप देख सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। मेथड मैंने बताना था कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, इजी, आराम से करेंगे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ तुम्हें ध्यान से करनी पड़ेगी एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो यार इतने टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग टू फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करूंगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट की। एक एग्जाम्पल मैं और डिस्कस करूंगा यहाँ, क्योंकि ये मेरे को पता बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। डायरेक्ट ये कंडीशन पूछी जा सकती है हमारे एग्जाम में, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कंडीशन क्या है उसको समझ जाना, कंसेप्ट क्या अप्लाई करना, लॉन्ग प्रोसेस से आपको बचा दूंगा, आप बच जाओगे इवेंट। ठीक है, देखते हैं क्या है सर। उसने बोला कंसेप्ट ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस। सर इसका मतलब क्या है? जब दो चार्ज को देखो, ये देख सकते हो चार्ज 1 चार्ज 2 हैविंग द सेम, ये दो बॉल हैं, इन पे दोनों पे चार्ज सेम है। अगर इनको किसी थ्रेड की हेल्प से या स्ट्रिंग की हेल्प से लटकाया गया है, सस्पेंडेड पोजीशन में रखा गया है और इनकी लेंथ सेम है, इंसुलेटिंग होने चाहिए, है ना। ये जो थ्रेड यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, स्ट्रिंग यूज की जा रही है, वायर यूज की जा रही है, इंसुलेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि अभी सिस्टम को हमने एयर में लटकाया है, ऐसे एयर में, तो चूंकि दोनों का चार्ज सेम है तो रिपेल कर रहे होंगे इस तरीके से एक दूसरे को। ठीक है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी और वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग जो एंगल बना रहा है वो दिख रहा है आपको थीटा है। ठीक है सर, दोनों का मास सेम है, दोनों की डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी भी रो है, दोनों की डेंसिटी सेम है। फिर वो बोलता है अगर इस सिस्टम को किसी मीडियम में लटका दिया जाए, सस्पेंडेड फॉर्म में रखा जाए किसी मीडियम में। सर मीडियम का मतलब किसी लिक्विड में डिप कर दिया। देखो आप देख लो, ये कोई लिक्विड है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ये है डाइलेक्ट्रिक,
ठीक है, कांस्टेंट, ओके। एंड लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। और ये रो डेंसिटीज है चार्ज की, जो चार्ज है आपके पास, ऐसे क्लियरली उसने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अब सर करेंगे क्या, पता है आपसे क्या पूछेगा कि अगर इस सिस्टम को एयर से उठा के लिक्विड में किसी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट में हमने डिप किया है, तो बताओ इस कंडीशन में व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, के की वैल्यू पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ये लैंग्वेज यूज होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करने में बैंड बच जाएगी, बहुत लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सो उसको टाइम को बचाने के लिए क्या करके आना, देखो, तो जब भी पहले यहां पे निकालना पड़ेगा, फिर यहां पे निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर मीडियम का भी इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता है। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे रो ओवर रो माइनस सिग्मा, दिस इज द एक्सप्रेशन, यही आएगा। यानी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां से निकाला जा सकता है। बस आपने क्या करना होगा, डेंसिटी ऑफ जो चार्ज दे रखी, बॉल्स दे रखी है, उनकी डेंसिटी गिवन होगी, वो ले लेना। लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पुटअप कर देना, वाटर होगा तो वाटर की लेना, कुछ और होगा तो दे देगा ऑटोमेटिकली। इस तरीके से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ 1/1 माइनस सिग्मा बाई रो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसी को याद रखो, ज्यादा बेटर है। या तो रिजल्ट पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेंसिटीज का ख्याल रखना है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। लेंथी प्रोसेस को रिड्यूस कर देंगे ना बॉस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं फटाक से। ओके बॉस, तो ध्यान से बस आप देखते रहना, जितने भी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कस करने वाला हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है, आते हैं एक्चुअली, ठीक है। आप ध्यान से समझो, बस आपको बेहतरीन कंसेप्ट दिए जाएंगे। इस इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, टाइम चल रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार। आपको ऑसम कॉन्सेप्ट ही दिए जाएंगे, जिन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, उन्हीं पे मैं फोकस कर रहा हूँ। बाकी चीजों को तो मैं खुद भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर क्या बात कर रहे हो आप, मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो तरीके की कैटेगरी हम इसमें बनाते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं, मैं बात करूंगा ड्यू टू आइसोलेटेड, है ना, अकेला पॉइंट चार्ज। अगर वो बात करेगा पॉइंट चार्ज के, ध्यान से समझना, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यू ले लो, कुछ कैपिटल क्यू, ठीक है। अगर वो बात कर रहा है केवल एक अकेला पॉइंट चार्ज है, बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, पॉइंट चार्ज की, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड होगा, लेट्स सी। तो सपोज करो एक चार्ज है Q और इससे कुछ डिस्टेंस अवे कोई एक चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज, है ना, जिसको आप मानते थे टेस्ट चार्ज, ठीक है। और टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव लेंगे बॉस, टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है। इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद का इफेक्ट नेग्लेक्ट करेंगे, मान के चलेंगे कि इसका खुद का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें इसका फील्ड इसके ऊपर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, देखो ये वाला चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका जो फील्ड होगा, जब ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ऑब्वियसली इधर जाएगा, इसका फोर्स रिपेल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, समझ गए आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा सर। तो सर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो, और किस पे अप्लाई हुआ है, यानी Q0 पर, ये तो डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। तो चूंकि मैं बात कर रहा हूं पॉइंट चार्ज की, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आप F की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो आएगी K, जो अप्लाई कर रहा है वो, यानी पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज भी कह सकते हो, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी चूंकि इसका इफेक्ट नेगलेक्ट होता है, इसलिए कभी यहाँ काउंट नहीं होगा। आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में केवल सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज होगा जो फील्ड क्रिएट करता है। जिस पॉइंट पे फील्ड क्रिएट करता है वहां चार्ज हो या ना हो हमें कोई मतलब है इच नहीं, ठीक है ना। यस, दिस इज द फॉर्मूला, ये वैलिड होगा ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। आर क्या है सर, ये ध्यान रखा करो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे फील्ड निकालना है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस। सर यार अगर ऐसा होता कि ये जो चार्ज है ना ये नेगेटिव होता, तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करता, अट्रैक्ट करता, यस अट्रैक्ट करता, तब इसका फील्ड इसके इनवर्ड हो जाता, ठीक है ना। तब फॉर्मूला तो सेम ही रहता है KQ/R², क्योंकि हमने यहाँ मैग्नीट्यूड ही लेना है, समझ गए आप। बट अट्रैक्शन हो जाती, फिर फील्ड इधर आता, फोर्स भी इधर ही आता, फील्ड भी इधर ही आता, समझ गए होंगे आप। तो नेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर लेता, पॉजिटिव वाला रिपेल कर देता। पहला पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, क्लियर। पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज डिस्टेंस, ध्यान रखना R इज डिस्टेंस, बाकी आप सबको पता है। दूसरा सर बी पॉइंट क्या है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहां से हमारा सिलसिला स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे ऑसम कंसेप्ट का, ध्यान से समझते जाना। हर कैटेगरी जो हमारे एग्जाम में आ सकती है, मेंस खासकर और नीट में, ठीक है, उन्हीं पे मैं फोकस करूंगा, ठीक है। वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, चार्ज्ड रिंग की बात कर रहा है भाई, ध्यान से समझना, चार्ज्ड रिंग,
ये दो तरीके की सिचुएशन बता सकता है, या तो रिंग के सेंटर पे पूछेगा या एक्सियल पॉइंट पे पूछेगा। कैसे सर, मतलब कैसे, अभी बताऊंगा ना, देखते जाओ पहले, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, जब भी वो किसी बॉडी का नाम यूज करे तो ये कंसेप्ट होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट। मतलब किसी बॉडी पे चार्ज दिया गया है तो उसकी वजह से कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे या गॉस थ्योरम यूज करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, समझ गए। लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट यहीं से समझ सकते हैं, मैं उसी पे फोकस करूंगा, ठीक है। एट एक्सियल पॉइंट, यहाँ पे मैं जो डिस्कस करूंगा पहले एट एक्सियल पॉइंट की बात करूंगा, ठीक है। सर ये एक्सियल पॉइंट क्या होता है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, एक रिंग होगा आपके पास, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस पूरे पे चार्ज है, उड़ा देंगे बॉस, उड़ा देंगे, बस देखते जाओ आप, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इस रिंग पे का कुछ रेडियस होगा r, और इस पे जो चार्ज है वो प्लस q है, ठीक है। तो वो पता है क्या बोल रहा है, रिंग ऐसे रखा है सपोज करो, तो इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पर, यानी इस पर सपोज करो ये इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, इसके सेंटर पे नहीं, इसकी सेंट्रल से पास होने वाली एक्सिस पे जो डायरेक्ट पास हो रही है उस पे कहीं एक पॉइंट रखा हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, एक्सियल पॉइंट। तो इसके सेंटर से सर ये कितनी दूर है, लेट्स सी एक्स डिस्टेंस अवे है, इसके सेंटर से आइए एक्स डिस्टेंस अवे, ध्यान से समझियो। रिंग है और रिंग के सेंटर से दूर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एक्सियल पॉइंट कहते हैं इसको। तो सर कैसे निकालेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से देखना भाई, आपको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट कैसे यूज करने, क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा ना। तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा ना भाई, यहाँ पे देखो, वैसे तो जब इसके अपर पोर्शन की वजह से मैं निकालूंगा तो इधर जाएगा, और लोअर पोर्शन की वजह से निकालूंगा ना तो इधर जाएगा, तो नेट फील्ड इसका हमेशा इधर जाएगा नेट फील्ड एक्स एक्सिस पे। ध्यान देना इस पे नेट फील्ड, क्योंकि प्लस चार्ज है, पॉइंट हमेशा प्लस है, अवे जाएगा इधर, तो ये हमने निकालना है रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे। तो बॉस ये होगा जब निकालोगे k, इसका चार्ज q और ये डिस्टेंस x ओवर, ठीक है, ओवर x का स्क्वायर प्लस r रेडियस का स्क्वायर, होल पावर होती है 3/2। रिजल्ट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट है इसका, वी हैव टू यूज डायरेक्टली। के आपको पता ही है कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्यू चार्ज है, एक्स डिस्टेंस है, एक्स गिवन होगा, पुटअप कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो भी होगा आंसर आ जाएगा। बट ज्यादातर क्वेश्चन पता क्या आते हैं, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस पॉइंट पे अगर ये रिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहता है तो बताओ एक्स कितना लूं, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बॉस, ठीक है। तो याद रखियो एक्स, अगर इसको मैं मैक्सिमम बनाना चाहता हूं ना, तो मैक्सिमम बनाने का तरीका होता है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और उसको जीरो करेंगे, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको जीरो करेंगे, वहां से जो पॉइंट आएगा उस पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। हम पूरा नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आपने याद रखना है। तो x की वैल्यू निकल के आएगी ±r/√2, दो वैल्यू आएगी x की, ध्यान देना, यानी रेडियस का 1/√2 प्लस में और माइनस में। मतलब सर वो पॉइंट इधर भी हो सकता है और वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड में। ये भाई पूछा जा चुका है कि x की कौन सी वैल्यू है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का एक्सियल पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। तो यू हैव टू यूज दिस डेटा r/√2। सर यूज कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, ग्राफ में बताता हूं ना, ग्राफ भी पूछा जाता है, ठीक है। अब वो अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, ई मैक्स कितना होगा, ये x उठा के जहां x है वहां पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ट्राई करना घर पे, ठीक है। अब देखो यार सर ऐसे है, मान लीजिए इसका रिंग का सेंटर है, ये रिंग का सेंटर है, तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो ग्राफ, अगर मैं ऐसे बनाऊं, इधर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर बनाया एक्स, तो ग्राफ इसका हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सर ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके सेंटर पे, क्योंकि ये कंप्लीट रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, ओरिजिन पे जीरो। क्यों सर, देखो एक्स जीरो पुट करो, क्योंकि जब सेंटर की बात करोगे तो एक्स धीरे 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 इसके सेंटर पे आएगा और सेंटर पे एक्स क्या हो जाएगा, आपको पता है जीरो हो जाएगा। यहाँ जीरो पुट करो, पूरा जीरो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होना चाहिए। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे स्लोप डाउन होती जाएगी, फिर ऐसे जाएगा नीचे और फिर ऐसे, इस तरीके का ग्राफ नजर आएगा। तो जहां ये मैक्सिमम है, ये देखो यहाँ, ये जो x की वैल्यू होगी ये होगी +r/√2, और जो नेगेटिव साइड में है ये -r/√2, और यहाँ पे e मैक्सिमम होगा, मतलब ये e मैक्स की वैल्यू है,
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ याद रखना है, एक्स की वैल्यू याद रखनी है, रिजल्ट याद रखना है। चार्ज रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे फोड़ के आएंगे। क्वेश्चन नीट का हो चाहे जेईई मेंस का हो, बढ़िया तरीके से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं है बॉस। ओके यार, तो अब इसका सेकंड पार्ट इसमें कैसे पूछा जा सकता है। रिंग के केस की बात कर रहा हूं, जब कंप्लीट रिंग ना हो, रिंग का एक छोटा सा पार्ट हो, मतलब सर चार्ज आर्क की बात कर रहा है ना, थिन आर्क की बात कर रहा है, एक वायर होगा उसको बेंड करके रखा गया होगा। तो यार सर तब कैसे निकालेंगे, अभी सीखेंगे ना, पूरा बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। कैसे सर, देखो भाई उसने बोला है कि एक रिंग है लेकिन कंप्लीट रिंग नहीं लेना है, ये कंप्लीट नहीं लेना है। अगर आप कंप्लीट रिंग ले लोगे, देखो कंप्लीट अभी बताया मैंने, इस पे पूरा चार्ज आपने क्यू दिया, इसकी रेडियस आर है, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। अब जब भी आर्क की वजह से बात करेगा या ऐसे रिंग की वजह से बात करेगा, ऐसे वायर की वजह से बात करेगा जो कंप्लीट नहीं है, तो हमेशा सेंटर पे पूछेगा। कहाँ पूछेगा बॉस, सेंटर पे। लेकिन अगर कंप्लीट है तो यार 0 ही होगा ना, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अभी हमने देखा भी है। और अब क्या करेंगे, एक आर्क फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको, यहां से कट कर दो। देखो तो मैंने क्या किया, इस तरीके से, ठीक है ना। सपोज करो इतना सा पार्ट है रिंग का और उस पर चार्ज है, समझ गए होंगे आप, कहानी समझ में आ रही होगी। प्लस क्यू, ये एंड ए है इसका, ये बी है। तो पता है क्या करो, उसका सेंटर देखो, सेंटर कहीं यहाँ होगा, इसको ज्वाइन कर दो। जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये इसका सेंटर है ओ और इसकी रेडियस है आर, इस पे चार्ज दिया आपने क्यू। तो जब भी आर्क फॉर्म होगी ना, मतलब एक डेफिनेट शेप देगा आपको, आर्क का मतलब एक डेफिनेट शेप देगा, या सेमी सर्कल दे देगा बना के, या उसका 1/4 पार्ट भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना, कैसे मैं बताऊंगा। तो इस पॉइंट पे देखो, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड ये तो क्लियर है कि रिपल्सिव नीचे को आएगा। तो जो सेंटर पे फील्ड आएगा ना, उसका आपने फॉर्मूला क्या यूज करना है, 2k लैम्डा ओवर आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। लेंथी कैलकुलेशन से बच जाओगे, हर टाइप का क्वेश्चन फोड़ के आ जाओगे। लेंथी कैलकुलेशन से बच जाओगे, हर टाइप का क्वेश्चन फोड़ के आ जाओगे। बढ़िया हो गया ना, लाइन बढ़िया होगी ना यार। तो क्या करना है सर, देखो ये जो लैम्डा है ना सर, ये लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, चार्ज जब किसी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, तो यू हैव टू यूज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तुमको पता होगा ना, सरफेस होता तो चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम होता तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। तो लैम्डा के टर्म्स में मैंने लिख दिया, के आपको बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर इसकी रेडियस है, थीटा वो है जो ये आर्क ना इसके सेंटर पे बना रही है, ये एंगल थीटा अंदर की तरफ, वायर की तरफ, ये एंगल थीटा है, द एंगल विच इज मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। क्लियर है बॉस। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे सर, देख अगर क्वेश्चन आया कि सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये पूछा भी जा चुका है तुम्हारे एग्जाम में, दोनों एग्जाम में, ठीक है। उसने बोला एक सेमी सर्कुलर रिंग है, देखो भाई, तो आसानी से आप फोड़ सकते हो, आप उड़ा सकते हो आप। इसका सेंटर ये रहा ओ, ये रेडियस है इसकी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कम ऑन गाइस। तो यार इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, देखो ये आप अगर ध्यान से देखो, ये आर्क जो थी उसको मैंने सेमी सर्कुलर बना दिया, मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एंड ए है और ये वाला एंड बी है। जब इनको ज्वाइन करूंगा सेंटर से, तो ये एंगल लेते थे ना, और ये एंगल तुम्हें दिखने पे दिख रहा होगा पाई है, 180 है भाई, 180। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना आएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकालो, 2k लैम्डा बाई आर, साइन ऑफ थीटा की जगह पाई बाई 2, और साइन 90 हो गया 1। बस आपने जब इसके क्वेश्चन करोगे थीटा पे ध्यान देना कि थीटा कितना बन रहा है उस सिचुएशन में, एंड्स को सेंटर से मिलाने पे थीटा कितना बन रहा है, साइन 91 हो गया। तो बचा क्या सर, तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया 2k लैम्डा बाई आर। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो इसको ओपन कर लेना, कैसे सर, 2k, ये जो k आपका इसको लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा ओवर आर, फिर आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ऊपर बचा लैम्डा। लैम्डा के टर्म्स में ये आंसर होगा, कुछ ऐसे आंसर होगा, कैसे भी दे सकता है, दैट डिपेंड्स द सिचुएशन कि कैसा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। समझ गए बॉस, ठीक है। अच्छा सर और कैसे क्वेश्चन आता है, तो इंटरेस्टिंग है यार, आराम से कर सकते हैं यार, बहुत जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज डेरिवेशन करने पड़ते हैं, इसके लेंथी प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। अब क्या करेंगे बॉस, देखो अगर उसने बोला कि यार सर इसकी कटिंग ना ऐसे की गई है, देखो समथिंग लाइक दैट, कि सर ना ऐसे है, एक इतना सा पार्ट है रिंग का, ये इसका एंड ए है और ये इसका एंड बी है, और इस पे चार्ज दिया है, ठीक है। रिंग का इतना सा पार्ट है और इस पे चार्ज प्लस में भी दे सकता है, माइनस में भी। प्लस है तो रिपेल करेगा यानी नीचे को जाएगा, माइनस है तो अट्रैक्ट कर लेगा, समझ गए होंगे, ठीक है। ये प्लस है। अब देखो इन दोनों का, इसका जो छोटी सी ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है रिंग का, इसका सेंटर तो यही होगा यहाँ पे,
और जब मैंने इसको इससे मिलाया तो ये एंगल कितना बना, थीटा कितना है 1/2 या सॉरी π/2 90 डिग्री, यानी ये तो इसका 1/4 क्वार्टर पार्ट नहीं है इसका, अगर देखा जाए है ना पूरे रिंग का। अगर मैं इसको कट करूं देखो तो इतने से पार्ट की बात कर रहा है, ये एंगल है π/2 केवल इतने से। तो भाई निकाल लो, देखो यहाँ पे जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2k λ/r इंटू साइन ऑफ थीटा की जगह लिखेंगे π/2 और 2 पहले से ही है तो 4 नहीं हो जाएगा, 2 पहले से ही है तो साइन π/4 ये कितना होगा 45 और 45 होता है 1/√2। तो ई नोट आ गया बॉस 2k λ/r इंटू 1/√2 और थोड़ा सा अच्छे से लिखो √2 ऊपर लेके जाएंगे 2 कैंसिल हो जाएगा √2k λ/r। दिस इज हाउ यू कैन यूज द कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लैम्डा के टर्म्स में है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में है। इस तरीके से आप मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आप क्रैक कर सकते हो। बस कंसेप्ट क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना, किसी भी रिंग को बेंड करके रखा गया होगा सर्कुलर फॉर्म में, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा पुट करना हो जाएगा। कभी कभी कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे सर, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आया देखो, ठीक है, उसने बोला यहाँ पे है सर, ठीक है, और इतना पार्ट है इसका, ये इस तरीके से बनाया, इस पे पॉजिटिव है चार्ज, ठीक है ना, ठीक है, और इस पे नेगेटिव दे दिया, फिर इस पे नेगेटिव दे दिया, फिर इस पे पॉजिटिव दे दिया इधर, ठीक है, या पूरे पे नेगेटिव दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और ये पूरा जो नेगेटिव है इतना, ये पूरा का पूरा, इसकी भी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो इसके सेंटर पे नेट फील्ड निकालोगे, रेडियस आर है, ट्राई करना, कमॉन ट्राई करना। सेंटर पे नेट फील्ड कैसे निकालोगे समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और यहाँ पे इस रिमेनिंग पार्ट पे है अगेन माइनस लैम्डा। तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मेरे को सॉल्व करके बताना, सॉल्व करके बताना। कंसेप्ट क्या है ये देख लो, ये देख लो, मैंने बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। अब इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब डिस्कस करूंगा। ओके बहुत धीरे धीरे हम पास आ रहे हैं अपने सारे कंसेप्ट के एंड में जा रहे हैं। फिर गॉस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट है बेहतरीन बेहतरीन, जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं सबको फोड़ेंगे पकड़ेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पे पूछा गया ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, मतलब एक सीट ली गई है, और अगर वो बात करें इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की, ध्यान से समझना, मतलब ये एक चार्ज्ड सीट है जिसको थिन सीट ऑफ चार्ज भी कहते हैं या नॉन कंडक्टिंग सीट भी कहते हैं इसको, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग होगी ये, थिन सीट है ये, नॉन कंडक्टिंग, समझ गए आप। चूंकि इनफाइनाइटली थिन है तो इसको नॉन कंडक्टिंग का नाम दिया जाएगा। वो बोलेगा एक सीट ऑफ चार्ज है, और आपको पता है इसका जो चार्ज है वो इसके सरफेस एरिया पे होगा। लेट्स इसका एरिया है ए, ठीक है, और इस पे जो चार्ज दिया गया है उसकी चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा, और इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एरिया पे होता है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इसके आसपास के किसी पॉइंट पर पी पे जो इससे आर डिस्टेंस अवे है, इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ध्यान रखना जब भी थिन सीट, इनफाइनाइटली थिन सीट की बात करेगा, नॉन कंडक्टिंग सीट की बात करेगा ना, तो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पहले तो ये देख लो पॉजिटिव है, ये भी पहले तो देख लो ये पॉजिटिव है, ये पॉइंट भी तो पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा पॉइंट पी पे सीट की वजह से। तो सर कैसे निकालेंगे, पता कैसे चलेगा, मतलब सॉल्व करेंगे क्या ना। देखो इस पे जो भी चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, ध्यान से समझना, अगर सिग्मा है तो सिग्मा का हाफ लेना है, सिग्मा का हाफ लेना है, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लस है तो अवे, माइनस है तो अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, माइनस है तो अट्रैक्ट कर लेगा। सर मतलब और कैसे, बट ये थिन सीट होनी चाहिए इनफाइनाइटली, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, देखो अगर ऐसे हुआ सर, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इस पे मैंने दे दिया 3 सिग्मा, और इससे किसी डिस्टेंस पे, और याद रखना है सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं करता है बॉस, बस वो डिपेंड करता है उस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है। इसको दिया 3 सिग्मा, तो यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा अब इस पॉइंट पी पर, वो आएगा, मैंने बोला जो भी डेंसिटी दे रखी उसका हाफ करो, 3 सिग्मा बाई 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू कैन यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बढ़िया तरीके से। अगर सीट्स का कॉम्बिनेशन भी दे रखा होगा ना तब भी फोड़ देंगे, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। कैसे सर, देखो सपोज करो एक सीट ये है और एक ये है, ठीक है ना, इस पे दिया है सिग्मा, इस पे दिया है -2 सिग्मा, और एक पॉइंट रखा है यहाँ पे ए और एक पॉइंट रखा है यहाँ पे बी। तो उसने बोला ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, ठीक है, ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करना है, चूंकि ये पॉइंट इसके पास हो या दूर हो, डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ओनली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा,
ठीक है। तो अगर इसको शीट 1 माना है, इसको 2, तो पहले इसका चार्ज डेंसिटी देखो प्लस है तो इसका फील्ड इससे अवे जाएगा, रिपेल करेगा E1 और कितना होगा सर, इसका हाफ लेते हैं तो हाफ ले लो, ठीक है। अब इसकी वजह से निकालो, सर ये तो नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ और जब इसका निकालेंगे इसका हाफ, 2 सिग्मा का हाफ कितना आएगा, सिग्मा ही आएगा डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। अब इस पॉइंट पे नेट फील्ड कितना चेक कर लो खुद ही, नेट फील्ड एट पॉइंट ए, यू कैन राइट, एक फील्ड इधर है एक अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, एक अपोजिट है ना, देखो दोनों के बीच का एंगल 90 अपोजिट है, नेट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 सिग्मा और माइनस ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो भी आएगा ए पॉइंट पे नेट फील्ड आ रहा है देख लो आप, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और माइनस का मतलब इस पे ओवरऑल जो फील्ड होगा वो इधर होगा, इस साइड में, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने इसमें से इसको अट्रैक्ट किया और साइन हमारा नेगेटिव आ गया, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया उसके अपोजिट, ठीक है। तो अट्रैक्टिव आएगा, नेट अट्रैक्टिव मतलब सिस्टम इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये आप ध्यान रखें, समझिए। बी पॉइंट पे इसी तरीके से अपने आप कॉन्सेप्ट यूज करना और मेरे को सॉल्व करके बताना, बढ़िया तरीके से अप्लाई करके आना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ओके बॉस, तो यार देखो सारी सिचुएशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, आप बस सारे नोट्स मेंटेन करना अच्छे से और उन पे फॉलो करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से अगर नीट की बात करें ज्यादा टिपिकल नहीं आते हैं, बहुत प्यारे से क्वेश्चंस आते हैं, PYQs भी आप करके जाएंगे। मेंस की अगर बात करें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है बॉस, ठीक है। तो यार अब मैं बात करूंगा कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ABCD, ठीक है। अब E पॉइंट पे चलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। E पॉइंट क्या है सर, देखो भाई, अगर वो बात करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू चार्ज्ड, ठीक है, डिस्क, अगर डिस्क की बात करेगा, चार्ज्ड डिस्क की, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चंस मेंस वगैरह में बनाए जा चुके हैं अभी करंटली, बट अभी तक इस पे क्वेश्चंस नीट में नहीं आया, तो आने के पूरे चांस है और ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमें इसको डिराइव नहीं करना है, हमने इसका रिजल्ट यूज करना है, क्योंकि हमने डायरेक्ट आंसर करना है ना भाई, उसी को हम निकाल सकते हैं। तो यार उसने बोला कि अगर डिस्क है ना सर, इस तरीके से एक डिस्क होगी आपके पास, ठीक है, इस पे चार्ज दिया गया है, सपोज करो इसको क्या दिया गया है, चार्ज, तो एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं हम, हमें से पता है, ठीक है, ये डिस्क है जिसकी रेडियस है r और इस पे चार्ज दिया गया है q और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा। तो इसके एक्सियल पॉइंट पे x डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस है तो अवे होगा, डिस्क की वजह से बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने रिंग वाला भी किया था, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क के लिए, ठीक है। तो सर वो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। डिराइव करने के बाद ये रिलेशन बनेगा, यू कैन यूज दिस रिलेशन डायरेक्टली, होप सो आप इसको याद रख पाएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे सर, देखो वो बोलेगा कि डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस अवे, x की कुछ वैल्यू दे देगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डिस्क के टर्म्स में देगा, r दे दिया तो यहाँ पे r पुट करना है, और 2r दे दिया या √2r दे दिया, कुछ भी देगा, ये x की जगह पुटअप कर देना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो टाइम भी बचा सकते हैं हम, क्योंकि रिजल्ट ही तो याद रखना है, कम ऑन गाइस, ठीक है। तो ये हो गया। अब F पॉइंट क्या है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों एग्जाम में आता है, इस पे क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है डायरेक्ट। कैसे सर, वो बोलते हैं ड्यू टू इनफाइनाइटली, ठीक है, लॉन्ग वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, है ना, एक ऐसा वायर है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब वेरी लॉन्ग वायर यू कैन से। कैसे मतलब, अच्छा वायर नहीं बोलेगा तो क्या बोल सकता है सर, रॉड बोल सकता है, ठीक है, वायर नहीं बोलेगा तो एक चार्ज्ड रॉड बोल सकता है, ठीक है ना, ऐसे समझ लेंगे आप, ठीक है। तो कैसे सर, मतलब देखो एक चार्ज्ड वायर है, एक रॉड है आपके पास, ठीक है, एक वायर है, इस तरीके से आप माने, इस पे चार्ज दे रखा है आपने, और ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, मतलब इधर भी एक्सटेंड करेंगे हम तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, वेरी लॉन्ग, इसकी कुछ लेंथ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आप मान के चलेंगे। और इस पे जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर हम देखें जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा मानेंगे, क्योंकि लीनियर है। तो वो बोलता है कि इस पे जो चार्ज दिया गया उसकी वजह से किसी डिस्टेंस p पर r डिस्टेंस अवे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे तो चूंकि प्लस है तो अवे होगा, ठीक है, कितना होगा सर, 2k लैम्डा बाई ये डिस्टेंस r, याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है,
वो बोलता है ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज्ड वायर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइपरबोलिकली आप देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ई है ये आर है, तो इस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, के को ओपन कर दो तो ये आएगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ऐसे लिख सकते हो। तो ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है ना, ये ध्यान रखना है आपने, इसमें इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है सर। इसी में एक कंडीशन और है, वो नीट में बहुत कम चांस है कि पूछी जाए, बट मेंस वगैरह के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज दैट सर, एफ जी, पॉइंट नंबर जी। अगर वायर सेमी इनफाइनाइट हो, समझना, मतलब यहां से अगर इसकी लेंथ स्टार्ट होती है, दूसरी साइड में लेंथ इसकी इन्फिनिटी पे खत्म होती है, तो ये सेमी इनफाइनाइट माना जाएगा। और जो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस एंड के बिल्कुल सामने है, यहां पे है पी पॉइंट। तो ध्यान से समझियो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे जाएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाई एक्सिस पे जाएगा, समझना, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं इसके पास। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंडर रूट, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। और कमाल की बात यह है कि ये जो फॉर्मूला होगा दोनों के लिए के लैम्डा बाई आर, और दोनों के लिए सेम होगा के लैम्डा बाई आर, ठीक है ना, ये ही होना चाहिए, के लैम्डा बाई सेमी इनफाइनाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर ये जब इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इस पॉइंट पे जो आएगा, चूंकि दोनों सेम ही है तो √2 टाइम्स आएगा के लैम्डा बाई आर। याद रखना, नेट फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज इन फ्रंट ऑफ द एंड, जो एंड फिक्स है ना ये वाला एंड, ठीक है, सेम ही, और ये वाला एंड तो इन्फिनिटी पे, तो इस पे चार्ज होगा सर क्यू, और इसकी चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, क्योंकि ये भी लीनियर ही है, रॉड है ना, बस सेमी इनफाइनाइट है, वायर है सेमी इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी लॉन्ग था। इस पे अभी भी करंटली जस्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, काफी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, आप सारे फॉर्मूलाज सारे कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अब इन पे डिपेंडेंट ना मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिससे आपके फंडामेंटल कंसेप्ट हो जाए क्लियर, ठीक है। ओके बॉस, तो यार क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कंसेप्ट हमने सीखे, वैसे तो ये सारे जितने फॉर्मूले हमने सीखे इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। बट अगर इनका यूज करें तो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट की अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, जल्दी से आप देख लो, पढ़ लो बढ़िया तरीके से। क्या है सर, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स, दो वायर लिए उसने, इनफाइनाइटली लॉन्ग है दोनों के दोनों, आप समझ लो, मतलब ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है कहीं, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, वेरी लॉन्ग वायर यू कैन से, इन्फिनिटी लॉन्ग है मतलब वेरी लॉन्ग वायर, एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, दोनों के दोनों, और दोनों पे कुछ चार्ज डेंसिटी दे रखी है ना, इसकी अपनी चार्ज डेंसिटी होगी और इसकी अपनी चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है λ1 और इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है λ2, ठीक है ना। और चूंकि अलग अलग है तो मतलब दोनों पे चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है। लेट्स सी इस पे चार्ज है, मान लो Q1 और इस पे चार्ज है लेट्स सी Q2, दोनों को पैरेलली रखा गया है। अब क्या पूछ रहा है सर, ओके, सो व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईदर वायर, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर इनके वायर्स की लेंथ में कुछ मान लो तो पर यूनिट लेंथ फोर्स निकालना है किसी एक वायर पे। तो लेट्स सी वायर 1 है और ये वायर है 2, ठीक है। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इन दोनों पे प्लस चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन 2, तो 2 पे फोर्स निकालते हैं 1 की वजह से, ठीक है, ध्यान से समझना। इस पे निकालते हैं इसकी वजह से, या इस पे निकाल लो इसकी वजह से, बात तो एक ही है ना बॉस। अब कैसे करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जाम, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जब भी कभी चार्ज्ड वायर हो, वेरी लॉन्ग चार्ज्ड वायर हो और किसी एक पे फोर्स निकालना पड़े, तो देखो फोर्स हमें पता है चार्ज की वजह से, जब फोर्स की हम बात करते हैं, और अगर इसका चार्ज Q1 है इसका Q2 है, ठीक है, तो चार्ज निकालने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो हम क्या मेथड यूज करेंगे, इस वायर का इस पे कितना फील्ड होगा वो निकाल लेंगे। देखो ये लॉन्ग वायर है और इसको इमेजिन करो कि इससे r डिस्टेंस अवे है और ये लॉन्ग वायर है, तो इससे r डिस्टेंस अवे, यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लूं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं मैं, कितना, इसकी वजह से अभी निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना सर, 2k लैम्डा, चूंकि लैम्डा इसका लेंगे ओवर डिस्टेंस r, अभी किया था किसी लॉन्ग वायर की वजह से, उससे r डिस्टेंस अवे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ये होता था, मतलब इस वायर पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो ये है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, अभी पॉइंट डिस्कस किया था ना हमने, ठीक है, आ रहा है ना एप्लीकेशन। तो क्या करेंगे सर, तो जब हम सेकंड वायर पे फर्स्ट की वजह से फोर्स निकालेंगे तो फोर्स होता है Q इंटू E, होता है कि नहीं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कम ऑन गाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स जिस चार्ज पे निकालना है उस पे,
तो किस चार्ज पे निकालना है, इस पर, इस वायर पे, उसका चार्ज कितना है Q2, तो मैं निकालूंगा सेकंड पे फर्स्ट की वजह से फोर्स, तो इसका चार्ज ले लेंगे Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेंगे E1, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई करेगा उसी का फील्ड लेंगे फर्स्ट का, और वो हमने निकाल लिया ये, ठीक है, 2k λ1 ओवर डिस्टेंस। अब ये Q2 हमें नहीं पता कि इस पे कितना चार्ज है, बट निकाल सकते हैं ना चार्ज डेंसिटी से। सर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो यहां से Q2 आ जाएगा, Q2 कितना आएगा सर, λ2 इंटू एल, तो यहां पटक दो, F21 आ गया, λ2 इंटू एल, 2k λ1 ओवर आर, एल नीचे लेके आओ, तो ये आ गया एल, ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही पूछा गया हमसे, ठीक है, तो ये आएगा 2, यहां बचेगा k λ1 λ2 ओवर आर, दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, कम ऑन, दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इस पे निकालो या इस पे निकालो, यानी इसी को लिख सकते हो आप at 1 ड्यू टू 2, एक ही बात है, दोनों का फोर्स सेम होगा बॉस, दोनों का फोर्स यही आएगा निकल के। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज वेल। बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन प्रॉब्लम, कंसेप्ट सीखने के बाद कैसे उड़ाना है आप चेक कर सकते हैं। समझ गए होंगे ना क्या है कहानी और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। अच्छा सर इसमें और कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे अभी लास्ट ईयर में ही क्वेश्चन कुछ लास्ट से लास्ट ईयर में पूछा गया था कि अगर इनके बीच में कोई मिड पॉइंट ले लूं ए, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि प्लस है इधर जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो ये पॉइंट यहां से भी r/2 होगा और यहां से भी r/2, तो यार निकाल लेना ना, ठीक है। तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो E1 माइनस E2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता होगी, इस वायर की अलग कर लेना, इस वायर की अलग पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, व्हाटएवर जो भी होगा मतलब आंसर आ जाएगा। सर कैसे, अगर आप फर्स्ट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो अभी निकाला था आपने, ये रहा 2k λ1, उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की r/2 ले लेना, वैसे ही E2 निकालेंगे 2k, बस λ2 चेंज होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, दोनों को पुट करना है, ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगर इस तरीके से ये भी कर सकते हो। वैसे हमारे क्वेश्चन में तो बस ये पूछा था कि इसने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया या इसने इस पे, एंड दिस इज हाउ यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस। ओके ठीक है ना बॉस, कर रहे हो ना बेहतरीन तरीके से, आ रहा है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, मस्त तरीके से रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, बस नोट करते जाओ, ठीक है। क्योंकि यार इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट पॉइंट यहाँ पे इस कैटेगरी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का डिस्कस कर लेते हैं, जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी चांस होते हैं एक्चुअली, काफी। क्या है सर, एफ पॉइंट होगा आई थिंक, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यार क्या है भाई, कैसे करें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान से समझना, या होलो कंडक्टिंग स्फीयर, या किससे पूछा जा सकता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फुल फॉर्म आप अपने लिख लेना, दिस इज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट में डायरेक्ट यूज करने वाला हूं, आपको डायरेक्ट बता भी दूंगा कैसे करेंगे। देखो भाई, अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हुआ तो आपको पता है जब भी स्फीयर की बात करते हैं 3D ऑब्जेक्ट होता है, रेडियस मान लो r, तो सारा चार्ज कंडक्टिंग में आउटर सरफेस पे आता है, अंदर चार्ज रहेगा ही नहीं। तो आपने टेंशन क्यों ले रहे हो, जब अंदर चार्ज ही नहीं है ना, सेंटर से लेके अंदर के किसी भी पॉइंट तक, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमेशा जीरो होता है, बात खत्म, क्योंकि चार्ज ही नहीं है वहां पे, ठीक है, तो जीरो ही होगा, प्रूव करो या ना करो, यू हैव टू रिमेंबर। अगर सर सरफेस पे पूछे, सरफेस पे वो होगा जो सारा चार्ज यहाँ पे इसका सरफेस पे ही तो है, तो सरफेस पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो k टोटल चार्ज और सेंटर से डिस्टेंस ले लेना, क्योंकि सारा चार्ज आप सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, तो r, कैपिटल R, ये सेंटर पे होता है। अगर सर सेंटर से डिस्टेंस लेनी है, यस, हमेशा डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, तो ये सरफेस पे निकाला मैंने, ठीक है ना, सरफेस पे मतलब सर जब उसकी डिस्टेंस जो होगी ना सेंटर से लेने पे, वो रेडियस के इक्वल होगी, ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको। और अंदर का पॉइंट ये इनसाइड, इसका मतलब उसकी डिस्टेंस, मान ले यहाँ पे किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है देखो, ये r, वो लेस देन r रहेगी, तो इससे समझ जाओगे कि ये इनसाइड वाला पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर सर उसके बाहर जाए बाहर, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना सेंटर से, ये रेडियस से ज्यादा होगी, तो ये आउटसाइड पॉइंट माना जाएगा, और आउटसाइड पे हमेशा होगा k q, और ये टोटल डिस्टेंस लेनी है, रेडियस नहीं, डिस्टेंस लेनी है, रेडियस नहीं, तब ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा आउटसाइड जाने पे। तो ये रिजल्ट्स है, यू कैन यूज डायरेक्टली। सेम रिजल्ट होलोस्फीयर के लिए यूज होंगे, सेम रिजल्ट होलोस्फीयर के लिए यूज होंगे, कोई टेंशन नहीं है। बस चूंकि होलोस्फीयर है तो उसके अंदर ऑलरेडी मास नहीं है, ये होलोस्फीयर है, आप समझे बात को, ठीक है। इसके अंदर एडिशनल चार्ज रखा जा सकता है,
इसका सारा का सारा सरफेस पे ही है, लेकिन एडिशनल चार्ज यहाँ रखा जा सकता है, यहाँ नहीं, यहाँ रखोगे तो सारा वापस आ जाएगा क्योंकि सॉलिड है, सही है। तो बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब और क्या है सर, अगर इनका ना ग्राफ पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, तो सेंटर पे जीरो है, अंदर तक जीरो है, सेंटर से लेके अंदर तक जीरो है यहाँ तक। जैसे ही सरफेस पे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उसके बाहर मिलेगा, यानी सरफेस पे जाते ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा Q/R², और उसके बाद हाइपरबोलिक, देखो 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 E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं आउटसाइड पे। इतनी बातें जल्दी जल्दी हम देख रहे हैं, तो दिस इज द ग्राफ। सर क्या इसके लिए भी सेम होगा, होलो के लिए और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, दोनों के लिए ग्राफ सेम है, सेम 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 फॉर बोथ, कोई टेंशन नहीं है। ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं, रिजल्ट क्या है वो भी पूछे जा सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कंडक्टिंग। सर नॉन कंडक्टिंग का मतलब, भाई नॉन कंडक्टिंग का मतलब अंदर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करा पाएगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, इसके अंदर भी चार्ज होगा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये रेडियस R मान लो, इस पे चार्ज मान लो Q, और जो उसकी चार्ज डेंसिटी होगी क्योंकि पूरे वॉल्यूम में रो होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। तो सर अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सेंटर पे। सेंटर का मतलब क्या होता है, एट R=0, क्योंकि डिस्टेंस ही सेंटर से लेते हैं ना, तो एट R=0 क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल सेंटर पे जीरो होगा, बाकी कहीं भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना सर। अच्छा मतलब क्या, इंटरनल पॉइंट पे, अगर इंटरनल पॉइंट यहाँ पे है, ये स्मॉल r है, तो इस पॉइंट पे जो होगा इंटरनल पॉइंट पे, इस पे होगा दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, ρ/3ε0, इसी पे फोकस करना है, इतना होता है। रो क्या है सर, चार्ज डेंसिटी, आर क्या है सर, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है ना, रिमेंबर, और आर की पावर 1 है, मतलब अंदर सेंटर से स्टार्ट होके, जीरो से स्टार्ट होके अंदर अंदर इसका जो फील्ड है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। आप चेक करो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, है ना, लीनियरली वेरी कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप सरफेस पे आ जाओगे, सरफेस पे फिर सेम होगा, सरफेस पे हमेशा सेम होगा, चाहे वो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो व्हाटएवर, सरफेस पे, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रेडियस की इक्वल हो जाती है, तो सरफेस पे हो जाएगा KQ/ रेडियस का स्क्वायर। और आउटसाइड सर, आउटसाइड हमेशा सेम होगा जो यहाँ पे था, सब पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा ना यार, तो यहाँ पे >R हो जाती है, तो आउटसाइड पे सेम हो जाएगा KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर, सिंपल। तो नो वरी अबाउट कि सरफेस पे कितना है, आउटसाइड कितना है, वो सब में सेम होता है, बस इंटरनली चेंज होता है, समझ गए। तो नॉन कंडक्टिव में क्या एक्स्ट्रा पॉइंट मिला, इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ρR/3ε0, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आर की कुछ डिस्टेंस दे रखी होगी, जैसे बोलेगा कि अगर इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बता दो, या 1.5 पे बताओ, तो इंटरनल पॉइंट है ना 2 से कम है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, समझ गए। ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये E, ये R, आपको पता है सेंटर से जीरो है, फिर लीनियरली वेरी कर रहा है, तो जीरो से स्टार्ट होगा फिर ऐसे जाएगा, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, फिर ये हाइपरबोलिकली इस तरीके से वेरी करता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने चाहिए, है ना। क्वेश्चंस ज्यादातर कहां से बनाए जाते हैं, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इसके अंदर चार्ज रखा जा सकता है ना, इसके अंदर कैसे सर, देखो अगर ये होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो स्फीयर है कंडक्टिंग, समझ गए, इस पे चार्ज आपने रख दिया, है ना, एप्लीकेशन बता रहा हूं करके कैसे आओगे, इस पे चार्ज आपने रख दिया +Q सर, और इसके सेंटर पे भी एक चार्ज रख दिया उसने कोई स्मॉल q, और इसके सेंटर से अंदर के किसी पॉइंट पर P पर पूछा है, अगर इसकी रेडियस R है तो R/2 पर पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पे। तो चूंकि अंदर यहाँ मास ही नहीं है, ये तो खाली है, उसके अंदर चार्ज रखा जा सकता है, तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, P पे देखो, P पे चूंकि जो बाहर वाला चार्ज है उसकी वजह से तो नहीं होगा, यानी स्फीयर की वजह से नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा फील्ड बाहर को जाएगा, बाहर जाएगा, लेकिन जो अंदर वाला चार्ज है ना वो तो बनाएगा ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाहर वाले की वजह से जीरो, प्लस जो अंदर रखा है उसकी वजह से होगा KQ/R², यानी KQ/R की डिस्टेंस कितनी है, R/2 का होल स्क्वायर, यानी 4KQ/R²। ये ध्यान रखना क्योंकि ये होलो स्फीयर है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे भाई, उड़ा के आ जाना, कोई टेंशन नहीं है, इजी होते हैं, बढ़िया तरीके से कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाना अच्छे से। 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट कि सर क्वेश्चन आएगा कैसे, करेंगे कैसे, ओके दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है। हमें धोखा देने की कोशिश करेगा कि हम उसको उड़ा डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, आराम से देखो पहले, फिर माइंड में सोचो कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा, कि कंसेप्ट क्या है इसका। क्वेश्चन में बोला गया कि होलो स्फेरिकल सेल है, ठीक है, एक होलो स्फीयर है ना, क्लियर बोला है उसने, होलो स्फीयर है और जो मेटल का बना हुआ है, मतलब कंडक्टिंग है, और इस सेल के ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है +Q, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q1, उसके आउटसाइड एक चार्ज रखा है Q2,
है ना, और उसने बोला तीनों के तीनों जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव है, ऐसा क्लियर बोला गया है। फिर पूछ क्या आ रहा है देखेंगे, उसने बोला है आप भी पढ़ लो, ऑल द 3 चार्जेस आर पॉजिटिव, द फोर्स ऑन चार्ज Q1, है ना, द नेट फोर्स ऑन, इस पे ये जो सेंटर पे रखा है ना इस होल स्फीयर के, इस पे नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, जीरो या नन ऑफ दीज, समथिंग लाइक दैट, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बस इस तरीके से ऑप्शन उसने बनाए हैं। तो पहले तो लॉजिक लगाओ, देखो इस पे अगर नेट फोर्स निकालना है इस पे, ठीक है, तो हमें पता है जब भी चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करते हैं और हमें अननोन वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं, तो फोर्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस पे फोर्स निकाल रहे हो वो चार्ज ले लो, इनटू उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और यहाँ पटक दो। तो Q1 पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए यहाँ पे कितना होगा तो मजा आ जाएगा ना, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, जो ये जहां रखा है, देखो भाई चूंकि ये सेंटर पॉइंट है और ये जो स्फीयर है उसका चार्ज है आउटसाइड, अभी हमने देखा था इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इसकी वजह से, और ये जो चार्ज है ये आउटसाइड है, इसका जो फील्ड होगा अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब यहाँ से फील्ड लाइंस इधर उधर जा रही होंगी इधर, तो यहीं की यहीं रुक जाएंगी या इसकी वजह से रिपेल हो जाएगी, इसके अंदर जाएंगी ही नहीं, इसकी वजह से रिपेल हो जाएंगी, मतलब इसके अंदर कभी जाएंगी नहीं। वैसे भी कंडक्टर को फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करती, तो इसका फील्ड भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता और इसका फील्ड इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है बाहर को ही जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है बाहर ही जाएगा, तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स भी जीरो, तो जो सेंटर पे चार्ज रखा है ना उस पे नेट फोर्स जीरो ही होगा, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ऑसम, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज, न्यूमेरिकल आएगा तो सॉल्व ही कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने हैंडल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और करता हूँ, उसके थ्रू एक बढ़िया सा कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। ओके सो यार इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी टाइम पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, तो हमें हर तरीके की कंसेप्ट को स्टडी करना आना चाहिए, उनको रियलाइज करना आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को फोड़ के आना है और इजीली किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ लो। उसने बोला द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्जेस Q एंड कैपिटल वाला Q, ठीक है ना, आर शोन इन द फिगर। तो अगर ये एक डायग्राम दे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q है, एक स्मॉल q है, इनसे कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इससे निकल रही है और इसकी तरफ आ रही है, समझ गए, मतलब इसमें एंटर कर रही है, देख सकते हो आप, इससे निकल रही है इसमें आ रही है। तो वो आपसे पता क्या बात कर रहा है, बताओ Q का दोनों चार्ज का नेचर क्या है, कौन प्लस में है कौन माइनस में, क्या दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है या प्लस माइनस है ना। फिर ये भी बात कर रहा है इनमें से कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, तो पता है कैसे करना है, देखो एक चीज तो क्लियर ही हो गई कि सर इससे फील्ड ना बाहर निकल रहा है, तो जिससे फील्ड बाहर निकलता है वो तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और चूंकि इसमें एंटर कर रहा है देख सकते हो आप इसमें, तो Q यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, Q नेगेटिव, ये तो क्लियर हो गया। ऑप्शन चेक करो कौन सा डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, Q पॉजिटिव, कैपिटल वाला ये तो सही नहीं है। अब देख के आपको पता चल रहा है दो ही नेगेटिव वाले हैं, B एंड C। कम ऑन, अब क्या बताना सर कौन से का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, देखो भाई ध्यान से, जिस भी चार्ज से फील्ड निकल रहा है या जिसमें एंटर कर रहा है, ठीक है ना, उनकी फील्ड लाइंस काउंट कर लो, कम ऑन काउंट करो, तो इससे कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी निकल रही है, और इसमें कितनी एंटर कर रही है 1 2 केवल, तो इसमें कम लाइन है इसमें ज्यादा लाइंस है, यानी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, बस फील्ड लाइन, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उसका उतना ज्यादा चार्ज, मतलब Q इज ग्रेटर देन, इसका मैग्नीट्यूड इसके ज्यादा होगा, हो गया ना, हो गया। ठीक है, तो जिस चार्ज पे ज्यादा लाइंस होती है, निकल रही है एंटर कर रही है ना, उसका मैग्नीट्यूड चेक करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस इज देयर, नंबर ऑफ लाइन काउंट करो, जिसकी ज्यादा है उसी का चार्ज ज्यादा होगा, सिंपल। दिस इज द लॉजिकल क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, फील्ड लाइन से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसका लास्ट कंसेप्ट है, जल्दी से उसको देख लेते हैं भाई, है ना। ओके भाई, यार लास्ट के हम कंसेप्ट पे पहुंच चुके हैं, आप पेशेंस बनाए रखें और यार क्योंकि हमने पूरे टॉपिक बेहतरीन तरीके से जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कवर कर रहे हैं हम कम से कम टाइम में, मतलब मान के चलो यार 1 घंटा प्लस तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑप्टिक्स, ये काफी लेंथी यूनिट्स मानी जाती है। सो दैट्स वाई अगर एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारे कंसेप्ट मिल रहे हैं तो टाइम भी बच रहा है हमारा और इफेक्टिव कॉन्सेप्ट हमारे पास जा रहे हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट बेहतरीन वाले जिस पे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको एक आइडिया लगेगा बेहतरीन तरीके से, और जो क्वेश्चंस आप जिसमें लिटिल बिट डाउट होता है तो उनको भी सॉल्व करके आ सकते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो अब क्या करेंगे सर, गॉस लॉ की मैं बात करूंगा लास्ट में, इससे
प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है गॉस लॉ। दोनों एग्जाम में आजकल मैंने देखा है ऑनलाइन जेईई मेंस के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें हर सेट में लगभग लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और नीट के एग्जाम की अगर बात करें बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, कंसेप्ट हम देख लेंगे कि किस तरीके से हैंडल करना है। गॉस साहब ने बताया था कि जो चार्ज होता है ना, मतलब जो फ्लक्स होता है, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था फ्लक्स का। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों होता है ई ए कॉस थीटा। अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, पूरा बेसिक कंसेप्ट में बता रहा हूं। थीटा यहाँ पे ई वेक्टर और ए वेक्टर, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ये आपको पता होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए कॉस थीटा, मतलब अगर ये कॉइल है, ठीक है ना, इसका एरिया वेक्टर अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर जा रहा है, ये एरिया वेक्टर है इसका इधर को, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, समझ गए आप, किसी एंगल पे जा सकता है ना, ओके। तो ये फ्लक्स है। अब गॉस साहब ने बोला कि अगर कोई चार्ज कहीं किसी सरफेस से क्लोज्ड चार्ज है, क्लोज्ड चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से अगर ये प्लस है तो इससे फील्ड बाहर निकलेगा इस सरफेस से, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो बस उन्होंने बोला कि गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब चार्ज क्लोज्ड होएगा, इट शुड बी इनक्लोज्ड चार्ज। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा उसको लिखेंगे Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे जो चार्ज हम लेंगे वो केवल सरफेस के अंदर जो क्लोज्ड होएगा वही लेंगे। इफ चार्ज इज नॉट क्लोज्ड वी हैव टू क्लोज द चार्ज टू फाइंड द फ्लक्स बाय यूजिंग दैट चार्ज, समझिए आप, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास होने वाला है। और थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इस फ्लक्स को लिख सकते हो, होल इंटीग्रेशन E डॉट डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना। मतलब ये फ्लक्स की वैल्यू ये भी होती है और फ्लक्स की वैल्यू ऑब्वियसली ये भी है, ठीक है। मैंने भी लिखा है, देखो ये अगर वेरिएबल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखें, और ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, पहले ही बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला तब यूज होगा फ्लक्स निकालने के लिए जब चार्ज गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं होगा, ध्यान से, ठीक है। कैसे सर, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो सपोज करो एक सरफेस है, इसके अंदर 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। तो वो बोल रहा है बताओ इस सरफेस से, ये जो सरफेस होता है ना क्लोज्ड, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, याद आ रहा होगा आप सबको, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई क्या करना है, इस सरफेस के अंदर क्लोज्ड चार्ज ही फ्लक्स जनरेट करेगा। देखो ये वाला जो 1 माइक्रोकूलम है बाउंड्री पे रखा है, ये बाहर रखा है ना, ये कंसीडर होगा ना, ये जो अंदर है ये और ये, तो फ्लक्स निकालेंगे 2 + 3 की वजह से डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स आएगा -1 एप्सिलॉन नॉट इतना माइक्रो, ठीक है ना, कूलम में था ना ये, ठीक है ना, कूलम में था, तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे। ओके, तो यहां से कैसे निकालेंगे सर, फाई इक्वल टू, देख लो आप, ये 2 माइक्रोकूलम है, 3 है, तो 2 लेंगे केवल और -3 लेंगे और डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, यूनिट जो भी होगी वो आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, समझ गए। तो क्लोज्ड चार्ज पे फोकस करना है, मेन पॉइंट क्या है सर, क्लोज्ड चार्ज। आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से किए होंगे कि सर एक क्यूब है, मैंने बोला हाँ, क्यूब वाले काफी क्वेश्चन आपने किए होंगे। क्वेश्चन नहीं मैं ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन करके फिर भी दिखाऊंगा। एक क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा है और आपसे पूछा है इसके अंदर नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। तो जब हम नेट फ्लक्स की बात करते हैं, नेट फ्लक्स की, तो वो चार्ज पे डिपेंड करेगा केवल, किसके अंदर चार्ज कितना है, एक है तो एक ही लेंगे डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यूब से पूछ रहा है क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, अगर ये पूछ रहा है, इट टोटली डिपेंड अपॉन द चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब, है ना। अगर पूछ रहा है चूंकि इसके बहुत सारे फेस हैं, 6 फेस है, तो फेस से कितना पास हो रहा है, तो अगर ना फेस से पूछेगा ना, फेस से, तो 6 फेस है, 6, तो 1 से कितना पास होगा, है ना। तो आप देख सकते हो टोटल इतना है, 6 से डिवाइड कर दो तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट, 6 से डिवाइड कर दो, ईच फेस से निकल जाएगा, ईच फेस से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फेसेज है 6। आप एक रूम में बैठे हो यार, और बीच में मिडिल पॉइंट पे आपने एक बल्ब टांग दिया है, उसकी लाइट इससे भी निकल सकती है, उससे भी, उससे भी, उससे भी, नीचे से भी, और इस वाले से भी इक्वल निकलेगी अगर बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे, है ना। ये मिडिल पॉइंट होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, चार्ज इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यार सर अगर इसकी लोकेशन चेंज कर दी कुछ ऐसे, तब क्या करेंगे, देखो भाई ऐसे चेंज कर दी तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप से। और उसने कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, ध्यान देना, कॉर्नर पे रखा है बॉस, कॉर्नर पे। अब बोल रहा है कि इसके ईच फेस से कितना पास होगा, समझना, जिस फेस के टच में है, इसके है सर, और इस वाले के टच में है, और इसके जो पीछे वाला है उसके टच में है, 3 के टच में है, ऐसे ऐसे समझो ना, 3 के टच में। जैसे एक रूम है, रूम का एक कॉर्नर इमेजिन कर लो, तो उस कॉर्नर पे जितने फेस टच में होंगे उनसे फ्लक्स पास नहीं होगा, रिमेनिंग 3 से पास होगा।
तो यहाँ पे एक क्यूब जो होगा उसके 3 फेस से ही फ्लक्स पास होगा, और अगर ये चार्ज कॉर्नर पे है तो उसको क्लोज्ड करने के लिए इसी के जैसे 7 और यूज होंगे, आपने किया होगा। तो टोटल 8 क्यूब अगर मैं यूज करूंगा तो उनके 8 के सेंटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यू हैव टू यूज 8 क्यूब्स टू मेक दिस चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम। तो 8 एक के है, 3 फेस 8, यानी ईच फेस से अगर पूछे फ्लक्स, अगर फेस से पूछेगा तो पता है क्या करना है, क्योंकि अभी भी चार्ज 8 के अंदर जो होगा, 8 के अंदर टोटल 8 क्यूब के अंदर चार्ज क्यू ही है, तो क्यू बाई एक क्यूब के 3 फेस से ही फ्लक्स पास होगा, तो टोटल 8 है, तो 24 एप्सिलॉन नॉट। फेस से कितना पास होगा, इतना। लेकिन अगर क्यूब से पूछे टोटल क्यूब कितने यूज हो रहे हैं इसको क्लोज करने के लिए, 8। अगर क्यूब से पूछेगा तो सर क्यूब से पूछा इस केस में तो 8 से डिवाइड कर देना, बस बस बस, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है ना। अगर सर उसने ऐसा लिया, ऐसे ऐसे किया, तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर उसने ना इस के जो फेस है उसकी साइड के मिड पॉइंट पे चार्ज रख दिया है ना, मिड पॉइंट पे। तो ध्यान रखना, मिड पॉइंट पे जब साइड के मिड पॉइंट पे चार्ज रखा जाता है तो 4 क्यूब्स यूज करके इसको सेंटर पे लाया जाता है, क्लोज्ड किया जाता है मतलब। तो जो हर क्यूब से पास होगा, हर क्यूब से, वो कितना होगा सर, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ईच क्यूब से कितना होगा, तो जब भी मिड पॉइंट साइड के मिड पॉइंट पे रखा होगा ना तो 4 क्यूब लगते हैं इसको कवर करने के लिए, इसको क्लोज्ड करने के लिए, सेंट्रली यू कैन से, सिमेट्रिकली यू कैन से। तो 4 से डिवाइड करना है, 4 क्यूब, यू नो ईच क्यूब का फ्लक्स आपका आ जाएगा, ईच क्यूब से इतना पास होगा, इक्वली डिवाइड होके, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन आएंगे तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हुआ सर, फिर क्या करेंगे, देखो सम टाइम क्या होता है दोस्तों, देखो सपोज करो एक हेमिस्फीयर है, इस तरीके से एक स्फीयर लिया, ऐसे समझो आप, ठीक है, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस है r, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, समझना समझना, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। वो बोलेगा इससे कितना फ्लक्स आउट हो रहा है, इससे बाहर कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो जब इसका फ्लक्स निकालेंगे ना तो फॉर्मूला होगा E A cos थीटा, ठीक है। आउट फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, पास कितना हो रहा है, 0, जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो नेट तो 0 है, ठीक है, लेकिन आउट कितना हो रहा है, इससे बाहर कितना निकल रहा है, ठीक है। तो ई तो ई रहेगा, एरिया क्या लेंगे इसका, चूंकि ये हेमिस्फीयर है तो ध्यान से समझना, इसका एरिया लेंगे ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं हमेशा, ये वाला एरिया लेंगे, ये ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो इस एरिया की डायरेक्शन भी इधर है, फील्ड भी इधर जा रहा है, तो कॉस 0 हो जाएगा, यानी ये बनेगा E इंटू पाई आर स्क्वायर। तब ऐसे क्वेश्चन करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया किसी भी ऑब्जेक्ट को और आपसे फ्लक्स पूछे उससे कितना पास हो रहा है, तो यू हैव टू टेक द प्रोजेक्टेड एरिया। कम ऑन गाइस, यू हैव टू टेक द प्रोजेक्टेड एरिया। सर अगर कौन होता, कौन ऐसे, तो इसको अगर फील्ड में पुट करोगे तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा ना वो यही होगा, इसमें भी पाई आर स्क्वायर। आप ध्यान रखें इन बातों का, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन खोटी खोटी बातें हैं, आप याद रखेंगे और इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेट फ्लक्स पूछेगा तो 0 है, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है उतना बाहर भी तो निकल रहा होगा, नेट 0 है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा बेहतरीन तरीके के, आपको आइडिया लग जाएगी किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, अप्लाई करना आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है अप्लाई कैसे करें, ये आप सीख जाओगे। कैसे सर, देखो उसने बोला एक स्फीयर है, स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट होता है, इमेजिन करना बॉस, और एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला एक रॉड है, एक वायर मान लो रॉड मान लो, और एक स्फीयर लो, बॉल ले लो फुटबॉल, उसके अंदर एक रॉड आपने एंटर करा दी, कुछ बाहर निकल रही है इधर से, कुछ इसके अंदर है। तो वो बोल रहा है कि ये रॉड पे चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर से कितना फ्लक्स आउट होगा, फ्लक्स कितना आउट होगा, कितना बाहर निकलेगा इससे फ्लक्स। समझ गए आप। इमेजिन करो एक फुटबॉल है, उसके अंदर एक रॉड आपने एंटर करा दी, तो जो रॉड का अंदर पार्ट है उस पे जो चार्ज होगा वही फ्लक्स निकालेगा। हमें इस बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम पता क्या देखेंगे कि इसके अंदर कितना है। उसने बोला इसकी जो रेडियस है ना स्फीयर की वो a है, ठीक है ना, a है, तो यहां से यहां तक भी a होगी और यहां से यहां तक भी a होगी। तो अंदर रॉड का कितना पार्ट है, यहां से यहां तक डायमीट्रिकली इसको प्लेस किया गया है, a प्लस a दैट इज 2a, यानी इसकी रॉड की जो अंदर है उसकी लेंथ पता चल गई। मैंने अभी बोला था किसी भी सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना है तो चार्ज मस्ट बी क्लोज्ड, तो हमें इस रॉड का वही चार्ज लेना है जो इसके अंदर है, इस स्फीयर के अंदर। तो भाई फ्लक्स निकालने का तरीका, क्योंकि चार्ज पता है हमें, Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया, आपका दिमाग खुल जाएगा, टेंशन नहीं है। तो कैसे करेंगे सर, देखो Q इनक्लोज कैसे निकालेंगे सर, इफ चार्ज इज नॉट गिवन, उसने बोला चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, ठीक है। तो चार्ज निकालेंगे, आपको पता है चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज इनक्लोज्ड यहां से आ जाएगा लैम्डा इनटू लेंथ। तो लेंथ क्या लेंगे सर इसकी,
तो देखो इस पूरे रोड की लेंथ कितनी है, जो अंदर है यहां से यहां तक, जो इसके अंदर है वो है 2a, यानी 2a बस हो गया लैम्डा इंटू 2a ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो फाई आ गया 2a लैम्डा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स। बेहतरीन क्वेश्चन एंड अप्रोच भी बेहतरीन है कि किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, किस तरीके से आप इमेजिन करोगे कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन, समझ गए आप। तो वी हैव टू टेक द चार्ज ओनली विच इज इनक्लोज्ड बाय एनी सरफेस, उसी की वजह से उस सरफेस से फ्लक्स निकालेगा। फ्लक्स ओनली डिपेंड अपॉन इनक्लोज्ड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे डिपेंड करता है, बाहर के पे, अंदर वाले चार्ज पे, बाहर वाले पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे डिपेंड करता है। समझ गए। आज का लास्ट कंसेप्ट व्हाट इज दैट सर, डायपोल, है ना, बेसिक्स है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, टेंशन मत लो, उड़ा डालेंगे उसको हम, ठीक है। ओके, वो सब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजी होएगा, बहुत लेंथी भी नहीं होएगा, बहुत टफ कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट मेक सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने हैं अपने, एंड रिविजन करके जाना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, रिजल्ट याद रखने हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला बेस ही आता है दोनों एग्जाम में, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सर इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की, ठीक है। तो डायपोल की बात करेंगे, मतलब आपको बताइए डायपोल में दो चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है सर। तो अगर ये चार्ज मैंने Q लिया माइनस का और ये चार्ज लिया मैंने प्लस का, तो डायपोल का मतलब होता है ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। पहली बात तो ये याद रखो, मतलब जब भी चेक करना हो डायपोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो नेट चार्ज उस सिस्टम का जीरो कर दिया करो। अगर आ रहा है जीरो तो डायपोल बन रहा है, नहीं आ रहा तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, सही है। ओके, तो इनके बीच की कुछ डिस्टेंस मान लो आप, d मान लो, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस जो हमने मानी है, इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है, ये आपको पता होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ डायपोल मोमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक, यू कैन से डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करते थे, टेंशन नहीं है। अब जब हम डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो हम फोकस करेंगे केवल डिस्टेंस उनके बीच की कैसे है, वो जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ रहती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, फिर याद क्या रखना है सर, क्वेश्चन कैसे आ सकता है सर। देखो, अगर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन है ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने बोला कि एक सिस्टम है ना, यहाँ पे रखा है -2q चार्ज, यहाँ पे रखा है +q चार्ज, और यहाँ पे रखा है +q चार्ज, और इसको मैंने XY प्लेन में रख दिया, Y प्लेन है, ठीक है, और ये X प्लेन है, समझना आप, ठीक है। तो भाई क्या करेगा, वो पूछेगा सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट बताओ, फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ठीक है। अगर ईच साइड इस ट्राइंगल की A है और हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है, तो पता क्या करना है, पहले ही चेक कर लो कि नेट यहाँ पे डायपोल बन भी रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है सर, नेट चार्ज देख लो कितना है, जीरो। ये -2q +q नेट चार्ज जीरो है, ये तो क्लियर हुआ है, डायपोल तो बनेगा। ये प्लस है, ये प्लस, ये दोनों तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि प्लस प्लस तो नहीं बनाते, अपोजिट बनाते हैं, इक्वल भी होना चाहिए। ये प्लस है, ये -2q, सर ये तो अपोजिट है पर अनइक्वल है ना, ये भी नहीं बनाएंगे सर, ये भी नहीं बनाएंगे। देखो ये माइनस है, प्लस बना सकता था, अगर ये 2q है तो ये 2q होता अगर, तो यार सर नेट चार्ज जीरो आ रहा है, डायपोल तो बन नहीं रहे, क्योंकि डायपोल बनाने के लिए तो प्लस माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चाहिए। याद करो, चार्ज जो होता है ना, चार्ज जो होता है इंटीजर फॉर्म में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, समझ गए आप। अगर ये -2q है तो -q अलग कर दो इससे, -q अलग, एक इसके लिए दे दो, देखो ये दोनों मिलके बनाएंगे अब, और एक इसको दे दो, ये दोनों मिलके बनाएंगे अब, दिखने लगा। तो ये -q और ये +q, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर जाएगा क्योंकि P1 मान लो, क्योंकि ये माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो इसका इधर जाएगा, P2 मान लो, इक्विलेटरल है, तीनों साइड सेम है, दोनों के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री, मतलब इस पॉइंट पे एक डायपोल मोमेंट इधर हो गया, एक इधर हो गया बॉस, और बीच का एंगल भी पता चल गया, तो नेट डायपोल इधर जाएगा, नेट डायपोल इसमें नीचे को आएगा। तो नेट डायपोल जो होगा वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इंटू cos थीटा। बात समझ में आई बॉस, पुटअप कर दो। अब P1 कैसे निकाले सर, देखो फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, यानी Q उनके बीच की डिस्टेंस है A, ये भी है Q इंटू डिस्टेंस कितनी है इनकी A, पुटअप करना √3 बनेगा, आप देख लेना यार, यहाँ cos 60 पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा Q इंटू A, इतना आएगा आंसर, आप चेक करना इतना ही आएगा। कंसेप्ट मैंने बता दिया कि ब्रेक कर लिया करो, उसके बाद कर लिया करो, क्योंकि क्वांटाइज फॉर्म में चार्ज को ब्रेक किया जा सकता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया, आ भी चुका है। अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा सर, तो इसके डायरेक्शन ना डाउनवर्ड आ रही है, देखो है ना, डाउनवर्ड, और इधर कौन सी एक्सिस होती है, -y, यानी अगर इसको वेक्टर लिखोगे तो -j लिख सकते हो,
है ना। इस तरीके से मतलब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना भाई, डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे या किसी जर्नल पॉइंट पे, जल्दी से उन फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं और इसको फिनिश करते हैं, बाइंड अप करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमने लगभग कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट सबकी डिस्कशन कर लिया, ठीक है। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यार ये बहुत ईजी है, इसमें फॉर्मूला याद रखने हैं, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, हम वो कर सकते हैं आराम से। अच्छा सर कैसे? एक्स एक्सिस पे अगर एक डायपोल रखा है, देखो एक्स एक्सिस पे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस इस केस में आप जो भी आपने मानना है मान लो। और जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से, यार ध्यान रखना बस ये। तो यहाँ से अगर हम एक्सियल पॉइंट पे जिस एक्सिस पे डायपोल रखा है उसी एक्सिस पे अगर फील्ड निकालना है, लेट्स से एक्स एक्सिस अवे, तो इसका फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी पहली बात, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा रिपल्शन देगा, ये अट्रैक्शन कम देगा। तो नेट फील्ड एक्सियल पॉइंट पे आता है निकल के के, ठीक है, 2p ओवर एक्स क्यूब, ये रहेगा एक। ये यूज होता है शॉर्ट डायपोल के लिए, है ना, जब शॉर्ट डायपोल होता है तब ये यूज होगा। 2k2p, p डायपोल मोमेंट है, ये बाकी तुम्हें दिख रहा है, सेंटर से डिस्टेंस x है, ठीक है। अगर वो पॉइंट एक्सियली रखा हुआ है, यहाँ पे रखा है, ठीक है। अगर वो y एक्सिस पे रखा है, मतलब जिस एक्सिस पे डायपोल है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है, अगर y पे आ, तो ये डिस्टेंस मान लो कुछ y, यहाँ से यहाँ तक, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ध्यान से समझना, ये माइनस चार्ज है प्लस, तो इसका डायपोल मोमेंट हो गया सर, इधर को देखो डायपोल मोमेंट। तो एक्सियल में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं और डायपोल मोमेंट की बात करूं, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन इस केस में चूंकि डायपोल मोमेंट इधर है तो उसके अपोजिट इधर जाएगा फील्ड, हमेशा याद रखना है, इक्वेटोरियल। और बस p होगा 2 हटा दो और डिस्टेंस y क्यूब, ये होता है रिलेशन। y एक्सिस पे, परपेंडिकुलर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, डायपोल मोमेंट इधर है, फील्ड इधर है, एक्सियल पे सेम डायरेक्शन में होता है, याद आ रहा होगा। अब उसने बोला अगर वो पॉइंट ना तो एक्स एक्सिस पे हो ना y पे, उनके बीच में r डिस्टेंस अवे कुछ एंगल बनाते हुए थीटा, यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पे कितना होगा सर, ध्यान देना, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा नेट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P आएगा, दिस इज k p अपॉन ये डिस्टेंस r क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। थीटा की वैल्यू अगर पुट करोगे आप 0 तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, अगर पुट करोगे 90 तो ये वाला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 होता है, तो इक्वेटोरियल वाला बन जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। और ये जो यहाँ पे नेट फील्ड आ रहा है इस पॉइंट पे, इसकी इस एक्सिस के साथ जो एंगल होता है लेट्स सी अल्फा, वो इस नेट फील्ड की डायरेक्शन होती है इस केस में, तो उसको आप निकाल सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, ये वाला एंगल जो लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, डायपोल एक्सिस के साथ, बाय 2, ये रिजल्ट पूछा जा सकता है, ध्यान देना। अल्फा इज द एंगल मेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद r एक्सिस इन टर्म्स ऑफ द एंगल व्हिच इज मेड बाय द r एक्सिस विद डायपोल एक्सिस, दिस वन थीटा, ये याद रखना बस, दैट इज सफिशिएंट, यू नो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो नोट करके आप लिख लो। कभी कभी क्या होता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यार सर अगर हमारे पास ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोस्तों आप सबको पता होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल, कम ऑन, इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल। अगर इसमें डायपोल रख दिया जाए किसी एंगल पे, ऐसे यहाँ पे रख देंगे माइनस चार्ज और इधर रख देंगे प्लस चार्ज, तो इसका डायपोल मोमेंट तो ऊपर को नहीं गया, देखो, तो इस पे फोर्स लगेगा, इधर इस पे फोर्स, क्योंकि प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस पे अपोजिट, तो नेट फोर्स तो इसमें 0 आएगा डायपोल पे नेट फोर्स, बट टॉर्क तो क्रिएट होगा, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ये मिलके टॉर्क लगाएंगे। और अगर मैं इनके डायरेक्शन एंगल की बात करूं, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल मोमेंट इधर है, पी और ई में एंगल की बात करूं, थीटा पे रखा है मैंने थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसको अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, तो इस पे एक टॉर्क यूज होगा इस फोर्स की वजह से, F इक्वल टू क्यू ई और F इक्वल टू क्यू ई, ये कपल क्रिएट हो गया, टॉर्क बन जाएगा। तो वो टॉर्क कितना होता है याद रखना, जब भी डायपोल का टॉर्क पूछे पी ई साइन थीटा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, है ना, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसको घुमाना चाहते हो, मतलब इसको रोटेट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में लाना चाहता है, आप इस पे वर्क डन कर रहे हो अपोजिट, तो अगर वर्क पूछा ना, वर्क माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता है, वर्क का फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। डायपोल मोमेंट है ये, थीटा 2 रोटेट करने के बाद सेकंड एंगल, थीटा 1 इनिशियल एंगल जो भी गिवन होगा, आफ्टर रोटेशन एंगल थीटा 2 लेना है और यहाँ पुट करना है, दोनों को रिलेशन का यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, टॉर्क पे डायरेक्ट आ सकता है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, ज्यादा कुछ आपने करना नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑल द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बढ़िया से रिवाइज करना है,
जितना भी दोस्तों मेरे को लगा कि इस पे क्वेश्चंस मैंने देखे, किस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी डिस्कशन मैंने कर ली है बढ़िया तरीके से। अब आपका फर्ज बनता है इनको अच्छे से कंठस्थ करना, दिमाग में सेट करना, प्रैक्टिस करना है, PYQs के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाने हैं, और सारे फॉर्मूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, फॉर्मूले खा के जाना है बढ़िया तरीके से, है ना। जब हमें भूख लगती है ना तो चपाती तोड़ के खाते हैं ना हम अपना खाना, तो वैसे ही जब हमें भूख लगेगी एग्जाम को क्रैक करने की, तो तुम्हें भूख लगनी चाहिए भयंकर तरीके से, तो उसको भी फोड़ना है, ठीक है ना। तो गाइज बढ़िया से आप करते रहना, 2-3 वीडियो में और लेके आऊंगा जो टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आप अपने आप को टाइम दोगे रिवाइज करने के लिए चीज़ों को, तो जो टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट पे जो डिपेंडेंट वीडियोज रहेंगे वो जल्दी से डेली आपके पास आते रहेंगे। एक वीडियो में और लेके आ रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ही डिस्कशन करूंगा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट।